जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे जो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। खास करके बीपीएससी में तो एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, प्रीलिम्स में, मेंस में भी पूछता है। और हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे जो मेंस में भी काम आ जाए। तो आज लेकर के ही चले उस टाइप का क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत बीपीएससी में भी काम आए, और हालांकि वनडे एग्जामिनेशन में काम आता ही है। तो आप लोग को जैसा दिख रहा होगा कि 1857 का रिवोल्ट यानी 1857 की क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे। क्या था 1857 की क्रांति, क्या कारण हुआ, कहां से कौन लड़े, उसका लीडर कौन था, फिर अंग्रेजों ने कहां कहां उसको दबाया, फिर जो इतनी बड़ी क्रांति थी जो कहा जाता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वो असफल क्यों हो गया, क्यों हम लोग 1857 में ही आजाद नहीं हुए, उसके भी असफलता के कारण को पढ़ेंगे। उसका परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला इस क्रांति का, भारतीयों पे भी अंग्रेजों पे भी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो दोस्त, विभिन्न लोगों के द्वारा जो विभिन्न स्टेटमेंट था, जो कथन था, उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। तो पहली शुरुआत करते हैं इस महान क्रांति के कारण का, कि क्या कारण बना तुम्हारा इस क्रांति का। एक बात समझिएगा, ये क्रांति क्या, इस क्रांति से पहले कोई और क्रांति नहीं हुई थी क्या भारत में? क्या अंग्रेजों के खिलाफ ये पहली क्रांति थी भारत की? ऐसा कहना गलत होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति थी ये। अंग्रेजों के खिलाफ पहले भी क्रांति होती थी, लेकिन एक पार्टिकुलर एरिया में होती थी, पूरे भारत में होती, एक अखिल भारत के लेवल पे जो है वो क्रांति नहीं होती थी। एक कारण जब देखोगे तो एक तुम्हारा लॉन्ग टर्म वाला कारण दिखता है और एक तुम्हारा तुरंत, जो तत्काल कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये क्रांति अब तुम्हारा फैल गई भारत में। गुस्सा हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ बहुत दिनों से चल रही थी। तो दीर्घकालिक कारण को भी देखेंगे हम लोग और तत्कालिक कारण को भी देखेंगे। दीर्घकालिक कारण में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो एक एक कारण का हम लोग चर्चा करेंगे। एक राजनीतिक कारण था, पॉलिटिकल कॉजेस था, उसको भी चर्चा करेंगे हम लोग। एक सामाजिक और धार्मिक था, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस था, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर एक तुम्हारा आर्थिक कारण था यानी इकोनॉमिकल कॉजेस था, उसको भी देखेंगे। हालांकि ये तो तत्कालिक कारण था, लेकिन सैन्य कारण में भी कुछ दीर्घकालिक कारण था, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके चलिए, आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। पहला कारण देखते हैं हम लोग, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण बहुत सारे ऐसे थे जिससे भारतीयों को गुस्सा थी अंग्रेजों के खिलाफ, और उसमें जो भारतीय गवर्नर जनरल या वाइसराय बनकर के आया, वो बहुत सारी ऐसी नीति लेकर के आया जिससे भारतीय देसी जो रियासत हुआ करते थे, जो राजघराने हुआ करते थे, उसको बहुत सारी दिक्कतें हुई। उनके उस पॉलिसी से, अंग्रेजों के जो पॉलिसी थे उससे बड़ी दिक्कत हुई। एक एक करके हम लोग देखते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, सहायक संधि, कई बार क्वेश्चन भी आता है कि सहायक संधि किसने, तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाया था। सहायक संधि होता क्या था, तो किसी राज्य को आंशिक रूप से जो है वो अंग्रेजों के प्रति जो है वो कह सकते हो कि उसके अंदर हो जाता था, अंग्रेजों के अंदर हो जाता था। जब वेलेजली आया था तो उसको यही बात कह के ही भेजा गया था कि हमको नहीं पता कि तुम क्या करोगे भारत में, लेकिन भाई साहब भारत जा रहे हो तो भारतीय राज्य को किसी तरह अंग्रेजों में मिलाओ, जो कंपनी की या अंग्रेजी सत्ता की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में तुमको मिलाना है। वेलेजली को इसीलिए भेजा ही गया था, और वेलेजली ने इस काम करने के लिए एक संधि लाया, और वही संधि था सहायक संधि। अब सहायक संधि में होता क्या था कि एक राज्य को, मतलब अंग्रेज ये कहते थे कि भाई साहब अब जो है तुमको हम सब कुछ, तुमको हम एज ए प्रोटेक्ट करेंगे, तुमको हम संरक्षक के रूप में रखेंगे, बशर्ते तुम ये होगा कि तुम किसी से बात करेगा या तुम किसी से संधि करेगा, हमको कह के करेगा। अब आप ही समझिए कि तुमको यदि बोले कि तुम खाना खाओ, सुतो, उठो, ऐसा लगेगा कि पूरा जिंदगी ही हम दूसरे पे डिपेंड हो गए हैं, हाँ, किसी के कंट्रोल में आ गए हैं, और तुमको लगेगा कि तुम्हारा कुछ राइट्स नहीं है, तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं है। देसी रियासत के साथ भी अंग्रेजों ने यही किया था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो भारतीय क्षेत्र को अपने अंदर मिलाने के लिए यह संधि का तुम्हारा उपयोग किया था उस क्षेत्र को लेने के लिए। पहला जो राज्य था वो हैदराबाद था। क्वेश्चन आता भी है कि पहला राज्य कौन था जो सहायक संधि को अपनाया था, तो 1798 में हैदराबाद अपनाया था। हालांकि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहा मैसूर नहीं अपनाया। मैसूर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण भी तुम्हारा
लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि था। हालांकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद मैसूर भी तुम्हारा अंग्रेजों का तुम्हारा सहायक संधि को अपना लेता है। तो मैसूर 1799 में अपनाया, तंजौर 1799 में ही अपनाया था, अवध 1801 में ही अपनाया था। पेशवा जो कहा जाता है कि मराठा का एक परचम लहरा रहा था, उसमें पेशवा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। पेशवा को भी 1802 में सहायक संधि अपनाना पड़ा था। अब ये सब जितने भी राज्य थे जिसको ये सब कर रहा था, पक्का है कि उसके अंदर गुस्सा आएगी ही आएगी। और वो गुस्सा किस क्रांति में निकाला? तो वो गुस्सा तुम्हारा 1857 की क्रांति में निकाला। फिर एक आप लोग ध्यान भी देखिएगा, डलहौजी ने आया था, डलहौजी ने हड़प की नीति लाया था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। और ये हड़प की नीति और बड़ा खतरनाक था। हड़प की नीति में होता क्या था कि मान लो कि किसी राज्य के हम रूलर हैं और उस राज्य के रूलर में मान लो कि हम बोले कि हम किसी राज्य के रूलर है, ए नाम का कोई राजा है और इस राज्य का रूलर है, इसका अपना कोई भी संतान नहीं होता है। अब मान लो कि संतान नहीं होता, हम लोग क्या है, हम लोग बड़ा ममता वाले देश है, हम लोग में ममता कूट कूट के भरा होता है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना तो कोई चाहिए। और भी राजघराने में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था तुम्हारा। तो होता क्या था तुम्हारा, तो मान लो कि ए नाम का राजा ने कलुआ को जो है तुम्हारा क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। इस हड़प की सिद्धांत में यही कहा जाता था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि राजा का अपना खून नहीं है, यदि राजा का जो बेटा है वो अपना बेटा नहीं है, तो राजा के मरने के बाद उस राज्य को अंग्रेज अपने अंतर्गत रख लेगा। और इसके बहुत सारे राज्य शिकार बने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो था वो झांसी थी। आप लोग नाम भी सुने होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भाई साहब ये तुम्हारा जो नीति था बड़ा खतरनाक नीति था, बड़ा खत्म नीति थी, बड़ा बाहियात नीति था भाई साहब कि हम राजा है और हम मेरे मरने के बाद मेरे राज्य को छीन लिया जाएगा यदि मेरा अपना कोई संतान नहीं होगा। अरे मेरा मन भाई साहब, हम अपने राज्य को किसी को दे दे, तुम कौन होते हो उसमें इंटरफेयर करने वाले? लेकिन अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया और इस नीति के तहत भी बहुत सारे राज्य को जो है तुम्हारा अपनाया था। जैसे सतारा को 1848 में अपनाया था, संबलपुर को 1849 में अपनाया था, उदयपुर को 1852 में अपनाया था, नागपुर को 1854 और झांसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था 1853 में अपनाया था। ये सब जितने भी राज्य उसका छीना जा रहा है, उस राज्य का गुस्सा किस क्रांति में निकलेगा? तो महज अब बहुत कम टाइम आने वाला है जो 1857 में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। ये सब सारे क्या थे? तो राजनीतिक कारण थे। अब दोस्त, अब हम लोग यदि देखते हैं तो हम लोग देखते हैं तुम्हारा आर्थिक कारण को, या आर्थिक से पहले सामाजिक और धार्मिक कारण को देख लो। देखो हमारा देश धार्मिक वाला देश है, हमारा देश एक डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, विभिन्न प्रकार के जाति होते हैं। और यदि हमारे कल्चर में, हमारे धर्म में कोई इंटरफेयर करता है तो हम लोग उसको सहन नहीं कर सकते। अब तो भाई साहब, अब तो थोड़ा बहुत कम भी हो गया है। जो भाई साहब तुम देखोगे तो अब जहां पे प्रॉफिट दिखता है वहां थोड़ा बहुत धर्म को साइड कर देते हैं। लेकिन जिस जमाने का हम पढ़ा रहे हैं, इमेजिन करिए उस समय धर्म बड़ा सर चढ़ के बोलता था, धर्म के लोग लिए कुछ भी कर लगते थे लोग। अब भाई साहब हुआ क्या? तो कहा जाता है कि सामाजिक सुधार बहुत सारे काम किए गए थे भारतीयों के द्वारा। भारतीयों का साथ इसमें कौन दे रहा था? तो अंग्रेज दे रहा था। एक ऐसा वर्ग भारत का था जो चाहता था कि नहीं, समाज में सुधार होना चाहिए। जैसे आप सती प्रथा का नाम सुनेंगे, 1829 राजा राम मोहन राय। सती प्रथा बड़ा घटिया प्रथा हुआ करती थी, लेकिन भारत की प्रथा थी वो एक तरह से सोचो तो एक धार्मिक प्रथा थी। लोग उसको मानते थे। एक विचार को आप जल्दी नहीं हटा सकते। एक विचार जो मनुष्य का एक मेंटलिटी बनता है, एक आइडियोलॉजी बनता है, उसको तुम एक दिन में सोचोगे समाप्त कर देने का तो नहीं समाप्त हो सकता है। जैसे बलि प्रथा हमारे यहाँ आज भी चलती है। अब मान लो कि हम बलि प्रथा गए और बोल दिए कि नहीं दुर्गा पूजा का बलि प्रथा है, हम बोले कि नहीं भाई साहब पशु हत्या नहीं होना चाहिए, पशु बलि नहीं होना चाहिए। बोलेगा ऐसा करो, पशु को हटाओ, पहले इसी का मुंडी दो, काट दो। कि वो विचार एक बहुत दिनों से पलती हुई है, उस विचार को तुम जल्दी नहीं हटा सकते। वैसे ही एक प्रथा थी तुम्हारा सती प्रथा। पत्नी के मरने के बाद, पति के मरने के बाद पत्नी को तुम्हारा क्या किया जाता था? तो पति के साथ जला दिया जाता था। तो उस समय और भी बहुत सारी कुप्रथा थी, जैसे बाल विवाह में कम एज की लड़कियों के का शादी करवा दिया जाता था। वो भी चलो हम एज रहे, लड़का भी छोटा उम्र लड़की भी छोटा उम्र तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी शादी होता था जो लड़की महज 10 साल 12 साल की और शादी होता था 40 45 50 साल के। अब तुम ही सोचो कि एवरेज रेशियो भारत का जीने का आज 70 साल है, उस समय तो और भी बहुत कम था तुम्हारा।
अब मान लो कि 10 साल 12 साल की लड़की का शादी यदि 50 साल के लड़के के साथ शादी करवा दिया जा रहा है, तुम सोचो उसका एज कितना होगा, 10 साल और मैक्सिमम जिएगा वो बंदा, और तब तक उस बच्ची का उम्र 20 साल होगा। 20 साल भी उम्र शादी का नहीं होता है भारतीय कानून के आधार पे। तुम 21 हो गए हो तभी जाकर के तुम्हारा शादी हो सकता है, लेकिन तुम समझो कि 20 साल की उम्र तक जाते जाते उसका हस्बैंड मर गया। अब वो बच्ची जिसको कुछ नहीं पता है कि शादी होता क्या है, जो जिसका उम्र खेलने का है, पढ़ने का है, उस उम्र में वो विडो हो जाती थी, वो विधवा हो जाती थी। और हद तो तब होता था जब उसके पति के साथ उसको जला दिया जाता था सती प्रथा के नाम पर, कि नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, तुम्हारा पति मर गया, तुमको भी चलना है। तुम सोचो एक थोड़ा छोटा सा हम लोग को थोड़ा सा आग लग जाता है धीरे से स्किन पे, तो कितना पेन होता है। और वो बच्ची 20 साल की बच्ची को यदि जिंदा जला दिया जा रहा है तो कितना खतरनाक कानून होगा। हालांकि समाज ने इसके प्रति बोल उठाया, इसके प्रति तुम्हारा एक्शन लिया। उसमें बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जिसमें राजा राम मोहन राय का नाम 1 नंबर पे आता है सती प्रथा को हटाने के लिए। और इसमें साथ दिया, अंग्रेजों ने साथ दिया। हालांकि साथ अंग्रेजों ने यहां पे अच्छे के लिए दिया। अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, ये कानून, ये जो नियम है ये गलत है। और 1829 में तुम्हारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून भी बनाया कि सती प्रथा नहीं अच्छा है, और जो भी इसमें फंसेगा उसके लिए कानूनी दंडनीय अपराध होगा। लेकिन इस भारत का एक वर्ग जिसको लगता था कि नहीं, ये हमारा धार्मिक प्रथा है, ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हम इसको नहीं हटाना चाहते हैं। हर एक इंसान के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिसको सही बोल रहे हैं हम उसको सही बोले, हम गलत बोल सकते हैं, या हम जिसको सही बोल रहे हैं आप उसको सही बोले। आपका और मेरा विचार अलग अलग हो सकता है, सोच अलग अलग हो सकता है। सिर्फ समाज भी उसी प्रकार से चलता है। कुछ लोग जिसको अच्छा लग रहा था जो नहीं ये प्रथा अच्छी है, उसको तो बुरा लगेगा ना हटने से, और वो लोग अपना गुस्सा कहां निकाला, तो वो लोग अपना गुस्सा निकाला 1857 की क्रांति में। बहुत सारा विधवा पुनर्विवाह, यानी तो बात ये होती थी पहले बहुपत्नी प्रथा चलती थी, यानी भाई साहब 10-10 शादी कर लो, जिसके पास जितना पैसा, जो आर्थिक रूप से जितना मजबूत होता था, उसका तुम्हारा कहा जाता है कि पत्नी भी बहुत ज्यादा होते थे। अब तुम समझ सकते हो, हालांकि अब हम कुछ बोलेंगे नहीं इस पे, लेकिन ऐसा होता था भारत में। अब लेकिन मर्द जो है तुम्हारा, वैसे भी हमारे यहाँ कहता है ना पेट्रियार्की सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है हमारे यहाँ, पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है कंपेयर महिला का यदि तुम मुझसे करो तो। अब उस केस में होता क्या था, तो भाई साहब एक आदमी 4, 5, 10 शादी कर सकते थे, लेकिन एक महिला यदि उसका पति मर जाता है, अब मान लो कि सती प्रथा से बच भी गई वो महिला, ताउम्र जिंदगी भर कहा जाता है कि भाई साहब उसको मौत की जिंदगी जीने पड़ती थी। कहीं जा नहीं सकती है, किसी से बात नहीं कर सकती है, बात कर ली तो उसके कैरेक्टर पे, उसके चरित्र पे, ऐसा चल जाता था। अब इस चीज को अंत करने के लिए भी एक वर्ग खड़ा हुआ भारत में, जिसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बहुत सुने होंगे आप लोग। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत सारे कदम उठाए, और उन्हीं के कहने पर तुम्हारा कानून भी बना इस पे कि नहीं अब महिला भी शादी कर सकती है। अब हमारे समाज में थोड़ा बहुत ऐसे भी आज भी देखा जाता है कि एक लड़की 2 शादी कर ले तो थोड़ा सा चल जाता है। अरे भाई क्यों, यदि हम लोग कर सकते हैं, यदि लड़का कर सकता है, लेकिन अब तो नहीं करेगा भाई ना, मार बेलना से कपार फाड़ देगी। लेकिन भाई साहब मान लो कि होता है, तो तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, बात तो ऐसे ही लग रही है तुम्हारा। तो ये चीज भी जब तुम्हारा समाप्त हुआ, तो लेकिन भारत के एक वर्ग ऐसे थे जिसको सही लग रहा था कि नहीं भाई साहब लड़की को दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, हमारे मर्यादा के खिलाफ है, हमारे तुम्हारा कल्चर के खिलाफ है। अब यदि ऐसा कानून बना है कि शादी कर सकती है, तो भारत के एक वर्ग को तो गुस्सा आएगा ही आएगा, और वो गुस्सा कहां निकाला, तो 1857 की क्रांति में आ गया। एक बात और, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म देखो, अंग्रेजों ने बड़ा दिमाग से गेम खेला। अंग्रेज जब आए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, और कहा जाता है कि अंग्रेज को पता था कि भारतीयों को काम करवा लो, भारतीयों से जो करवाना है करवा लो, लेकिन भारतीयों के धर्म में इंटरफेयर मत करना। अब तुम अंग्रेजों का पेशेंस देखो, जो 1600 में कंपनी बन गई है, वो 213 साल के बाद धर्म को लेके आया भारत में। 1813 का एक अधिनियम एक्ट का जब सीरीज लाएंगे तो उसमें 1813 का एक्ट पढ़ाएंगे। उस एक्ट में लिखा था कि क्रिश्चियन मिशनरी को, यानी ईसाई धर्म प्रचार प्रसारक को भारत आकर के ईसाई धर्म को फैलाने का काम। आज भी आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, उत्तर पूर्व के राज्य में जाइएगा, जिसको 7 सिस्टर कहते हैं हम लोग, वहां पे बहुत सारे लोग जो है तुम्हारा ईसाई धर्म के लोग मिलेंगे, और वो परंपरा अंग्रेजों ने ही शुरुआत किया था, जो आज भी उधर को देखने को मिलता है तुम्हारा। अब भारतीयों को लगने लगा कि भाई साहब अंग्रेज जो है तुम्हारा
और भारत में कौन था, या तो हिंदू या तो मुस्लिम। और दोनों को लगने लगा कि भारत में ये लोग आकर के ईसाई धर्म को फैला रहा है, जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन करवा रहा है। अब हम क्या बोले, अभी बोले कि धर्म हम लोग के ऊपर हावी था, कोई हमारे धर्म के प्रति कुछ, हालांकि आज भी कोई बोल देगा तो नाप देंगे, लेकिन भाई साहब तुम्हारा उस समय बहुत ज्यादा हावी था तुम्हारा। अब लोगों को लगा, भारत के वर्ग को लगा कि नहीं, ईसाई धर्म फैला करके हिंदू और मुस्लिम संकट में आ सकता है, इसका भी विरोध होना स्टार्ट हुआ। और विरोध धीरे 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 होते गया और बदला किस क्रांति में लिया गया, 1857 की क्रांति में। शिक्षा का पश्चिमीकरण, शिक्षा का पश्चिमीकरण मतलब आप लोग विचार भी देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचार को जब पढ़िएगा तो उसमें मिलता है। महात्मा गांधी कभी भी पश्चिमी शिक्षा जो है तुम्हारा, उसका कभी भी जो है साथ नहीं देते थे। वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, हमारा जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है उसी के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कि भारत के साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन को भी हम लोग को अपनाना चाहिए। पश्चिमी शिक्षाकरण से भी थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगी। हम लोग को लगा कि नहीं भाई साहब, वो शिक्षा में जो है थोड़ा बहुत अपने धर्म को लेके आ रहा है, थोड़ा बहुत हमारे धर्म को बुरा बता रहा है। तो ऐसा भी एक कारण बना जिससे भारतीयों को गुस्सा आया और बोला कि शिक्षा एक माध्यम बन गया अंग्रेजों का हमारे धर्म पे तुम्हारा पत्थर फेंकने का। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस शिक्षा को भी उखाड़ फेंक देखेंगे। और उखाड़ फेंकने का जो काम हुआ तुम्हारा, हालांकि हुआ तो नहीं, लेकिन इसकी जो कोशिश की गई, वो कोशिश कब की गई, 1857 की क्रांति में। तो ये तुम्हारा जो है, तुम्हारा कौन था, तो ये तुम्हारा सामाजिक और धार्मिक कारण था। दोस्त इसके आगे हम लोग देखेंगे तो एक आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण बहुत मायने रखता है। यदि तुम आर्थिक तौर पे मजबूत हो तो तुमको कोई दबा नहीं सकता है। और समाज में यह भी देखने को लिए मिलता है, आर्थिक रूप से आदमी मजबूत हो, भले किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, डजंट मैटर। यदि तुम आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली तुम स्ट्रांग हो तो तुमको दबाने के लिए सोचना पड़ेगा किसी किसी को। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो 18वीं सदी तक आते आते कहा जाता है कि सोने की चिड़िया वाला जो उनको टाइटल मिला था भारत को, धीरे धीरे छीनने लगा। 19वीं शताब्दी तक आते आते तो भाई साहब पूर्ण रूप से जो है तुम्हारा वो अंत की ओर हम लोग जाने लगे। इसके बहुत सारे कारण हैं। 1813 का अभी एक्ट हम पढ़ाएं, उस एक्ट में एक चीज लिखा हुआ था। उस एक्ट में लिखा हुआ था कि भाई साहब अंग्रेजों के और भी जितनी भी कंपनी है उसको भारत आने का अधिकार मिलेगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त किया जाएगा, एकाधिकार को समाप्त किया जाएगा। होता क्या था, तो ये अपना भारत, और उसमें होता क्या था, तो भाई साहब सिंगल इंग्लैंड से आया हुआ एक कंपनी था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिंगल ऐसी कंपनी थी जो भारत में व्यापार करती थी, क्योंकि उसको मोनोपोली मिला हुआ था। एलिजाबेथ ने लिख करके दी थी कि हाँ तुमको एकाधिकार देते हम, व्यापार तुम सिंगल करोगे, इंग्लैंड की कोई और भी कंपनी तुम्हारा जाकर के व्यापार नहीं करेगा। लेकिन 1760-70 के बाद जो है यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, औद्योगिक क्रांति होती है, खास करके इंग्लैंड में बहुत ज्यादा हुआ तुम्हारा। टेक्सटाइल कंपनी खुलने लगी, कपड़ा उद्योग खूब ज्यादा होने लगा तुम्हारा। अब इंग्लैंड, चूंकि इंग्लैंड एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा एक टापू है अटलांटिक महासागर में। अब तुम ही सोचो कि इंग्लैंड की जनसंख्या कम है, पॉपुलेशन आज भी कम है। यहां से भारत से कंपेयर करो तो 2 राज्य मिलाकर के एक राज्य मिलाकर के पूरा इंग्लैंड हो जाएगा। तो तुम समझो कि जनसंख्या कम है, लेकिन यहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगी। यहां पे तुम्हारा कंपनी बहुत सारी खुलने लगी। तो पक्का है कि जब कंपनी बहुत सारा खुलेगा तो सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। मेरा मान लो कि मेरा मार्कर का कंपनी है, हम पर डे भाई साहब 20,000 मार्कर बना रहे हैं, लेकिन मेरा बिक रहा है 20,000 नहीं, मेरा बिक रहा है मात्र 20 गो। जनसंख्या के चलते हम प्रॉफिट में नहीं जा रहे, हम लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि 20,000 बना करके भी हम मात्र 20 बेच पा रहे हैं, तो हम लॉस में जा रहे हैं। क्यों? उसका जनसंख्या बहुत बड़ा कारण होता है। जिस क्षेत्र का जनसंख्या ज्यादा होगा उसमें डिमांड ज्यादा होता है। इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो उसमें बढ़िया से बताएंगे कि सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड उससे भी ज्यादा जब हो जाए तो क्या होता है, महंगाई बढ़ने लगती है। लेकिन भाई साहब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो भाई साहब उसमें महंगाई नहीं बढ़ेगी, उसमें वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, सस्ती होने लगती है तुम्हारा। अब इंग्लैंड में चूंकि वस्तु तो बहुत सारी बन रही थी, लेकिन जनसंख्या थी नहीं, और इतिहास गवाह है भारत कुछों में आगे रहे न रहे, जनसंख्या में बड़ी आगे रहता है। हम तो हमारे 15 वाला थ्योरी पे चलते हैं, हालांकि अब सुधर रहा है। जनसंख्या उस समय भी ठीक ठाक थी, आज भी ठीक ठाक है, आज तो बहुत बढ़िया हो गया, पूरा विश्व में 1 नंबर पे हो गए हम लोग। तो भाई साहब जनसंख्या, जहां जनसंख्या ज्यादा होगा वो मार्केटिंग हब होगा,
वो तुम्हारा बाजार का तुम कहो तो एक सेंटर हो जाता है। सभी देश के जितने भी कंपनी होते हैं उसको पता है कि कहीं पे बिके ना बिके सामान, भारत में जरूर बिकेगा। क्या है, तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा, डिमांड बहुत ज्यादा होगा, डिमांड होगा तो पक्का है कि वस्तु का सेल होगा, वस्तु बिकेगा ही बिकेगा। अब हुआ क्या, तो इंग्लैंड में जो और भी बहुत सारी कंपनी जी थी, जो तुम्हारा कपड़ा बना रहा था, कोई कुछ बना रहा है, अब उन लोग का तो इंग्लैंड में बिक नहीं रहा था, तो वो लोग सोचा कि हम भारत आते हैं बेचने के लिए। अब भाई साहब कलवा लेके आ गया, मंगरू लेके आ गया, लक्ष्मी लेके आ गई, फुलमतिया लेके आ गई, सब आ गई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कहां रहे, हमको तो एक अधिकार मिला हो, तुम आया काहे व्यापार करने के लिए, चलो यहां से भागो। अब ये लोग जो मुंह लेके आया था उसी मूल्य के ऊपर चल गया, इंग्लैंड चल गया। अब देखना एक बात हम और बता देते हैं, जहां पे भी पॉलिटिकल एक हब बनता है, जहां पे भी राजनीतिक केंद्र बनता है, वहां पे तुम्हारा उद्योगपतियों का हाथ राजनीति में होता है। जहां उद्योगपति पक्का है कि राजनीति में इंटरफेयर करेगा, और आज भी है। पावर बहुत बड़ा मायने रखता है कि पावर होना, पैसा पावर दो ऐसा चीज होता है कि इंसान को कुछ भी करवा सकता है। यहां के जितने भी उद्योगपति थे सब गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, बोला कि है हो कि हम जब भी जा रहे हैं भारत में व्यापार करने के लिए, हमको ईस्ट इंडिया कंपनी भगा दे रहा है, भगा रहा है, अब आना अगला इलेक्शन में फंडिंग मांगने के लिए, देंगे मुंह थूर नाच के गिर जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट बोली कि चिंता मत करो, हम इसको संभाल लेंगे, क्योंकि हम रेगुलेट कर रहे हैं, अब हम कुछ करते हैं इसके लिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1813 का एक्ट बना दिया, और इसमें कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली अब नहीं चलेगा, अब इंग्लैंड की और भी सारी कंपनी जो है भारत में आकर के व्यापार कर सकता है, सिवाय दो चीज को छोड़ करके, एक चाय और दूसरा चीन। ये इतिहास का सब्जेक्ट है, एक्ट के सीरीज में हम समझाएंगे, बस अभी इतना समझिए कि इंग्लैंड की बहुत सारी कंपनी भारत आकर के व्यापार करने लगी। अब तुम बोलोगे कि भाई साहब भारत आकर के व्यापार करने लगी तो इससे भारतीयों को क्या नुकसान हुआ, इसका क्या कारण बना 1857 की क्रांति में। तुम ही सोचो कि मान लो कि एक घर है, और इस एक घर में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, और मात्र एक व्यक्ति है कलुआ, और वो कलवा बाहरी है, बाद बाकी पूरा घर के अंदर के लोग है। पता है कि उतना प्रॉब्लम नहीं होगा घर के अंदर के लोगों को सिंगल एक कलवा से। लेकिन तुम ही सोचो कि बाहर से मंगरू भी आ गया, बाहर से लक्ष्मी भी आ गई, बाहर से ढोरू भी आ गया, बाहर से फुलमतिया भी आ गई, अब अंदर के लोगों को दिक्कत होगा, काहे कि अब पैसा बंटने लगेगा। इससे दिक्कत हुई भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय उद्योग को इससे हरास हुआ, इससे भारतीय उद्योग को लगने लगा कि नहीं, अब तो जितना भी आ रहा है पक्का है कि भाई साहब यही लोग कर रहे हैं। और तुम ही सोचो सस्ती कीमतों पे बिक रहा है तुम्हारा। अब ये लोग जो कपड़ा बना रहे हैं मशीन से बना रहे हैं, और हम लोग के यहाँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं, हम लोग के यहाँ अंग्रेजों ने कंपनी बनाया ही नहीं, खर्च किया ही नहीं उद्योग पे। हम लोग क्या करते थे, हैंडमेड बनाते थे, और भाई साहब और वो लोग मशीन से बनाता था। मशीन में समय भी कम लग रहा है, वर्कर भी कम लग रहा है। लेकिन तुम ही सोचो कि हाथ से यदि तुम कपड़ा को बना रहे हो, कपड़ा को सील रहे हो, तो इसमें भाई साहब वर्कर की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, तुम्हारा मजदूरी भी ज्यादा लगेगा। पक्का है कि तुम ही सोचो कि समय ज्यादा है, मजदूरी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, तो पक्का उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। और जो मशीन से बन रहा है जिसमें समय भी कम लग रहा है, वो सस्ते कीमत में बिका जा रहा है। अब तुम सोचो कि सेम टी शर्ट किसी दुकान में, एक दुकान में 5000 में दे रहा है और एक दुकान में 500 में दे रहा है, सेम कलर है, सेम ब्रांड है, सब कुछ सेम है, लेकिन एक में 5000 और दूसरा 500। पक्का है कि तुम सोच रहे होंगे कि 500 वाला खरीदेंगे। देशद्रोहियों, यह 5000 वाला भारतीय था और 500 वाला अंग्रेजों का था। पक्का है उस समय भी ऐसा ही होगा। सेम चीज यदि दो कीमत में मिल रही है तो सस्ता कीमत में ही हम लोग खरीदेंगे। अब भारतीय उद्योगियों को क्या होने लगा, हानि होने लगी, लॉस होने लगी। और इसका कारण क्या था, इसका कारण था अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया यह अधिनियम, जिससे इंग्लैंड के और भी लोग आ गए व्यापार करने के लिए। पक्का है कि उद्योगपतियों को या भारतीय बिजनेसमैनों को तुम्हारा गुस्सा आएगा ही आएगा, और वो गुस्सा कहां निकलेगा, तुम्हारा 1857 की क्रांति में निकलेगा। एक रेलवे का विकास, रेलवे भारत के लिए पॉजिटिव भी था तो नेगेटिव भी था। यदि आपको लगता है कि रेलवे आने से अंग्रेजों ने भारत में विकास किया, तो वो हम लोगों के विकास के लिए काम नहीं किया था, वो अपने विकास के लिए काम किया था। क्यों? क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टिंग का जरिया अच्छा नहीं था। उस समय भाई साहब वो नहीं था एयर इंडिया, इंडिगो, या उस समय तुम्हारा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सब नहीं बनी हुई थी। उस समय तुम्हारा क्या होती थी, दूर दूर तक व्यापार होती थी, पैदल व्यापार, गधे पे, बैलगाड़ी पे व्यापार होता था तुम्हारा। अब हुआ क्या, तो अंग्रेज जितना भी सामान, इंग्लैंड के जितने भी बिजनेसमैन थे, उसका सामान जो है भारत में अर्बन इलाके में बिक रहा था, शहर वाले इलाके में बिक रहा था।
लेकिन इतिहास गवाह है, पहले भी और आज भी भारत की सबसे ज्यादा आबादी गांव में बसती है, ग्रामीण है। भाई साहब, अंग्रेजों को अपना सामान गांव गांव तक पहुंचाना था। अब गांव गांव तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा ट्रांसपोर्टिंग चाहिए था वो लोग को, जिससे तुम्हारा वो अपने सामान को पहुंचा सके। उसके लिए उसके दिमाग में आया रेल, कि भाई साहब ट्रेन चलेगी, ट्रेन से हम भारत के हर एक क्षेत्र में अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। और वो काम करने के लिए ही ट्रेन को लाया इन लोगों ने। इंग्लैंड के उद्योगपतियों को बोला कि तुम लोग पैसा लगाओ, तुम लोग पैसा इन्वेस्ट करो, यहां भाई साहब रेल चलने दो, और रेल चलेगी तो तुम्हारे सामान को भी ज्यादा तुम्हारा बिक्री होगा तुम्हारा। और सेना का भी आवाजाही के लिए तुम्हारा रेल का यूज करता था। एक जगह से दूसरी जगह कहीं लड़ाई हो गई तो तुरंत सेना को पहुंचाना है तो ट्रेन उसमें भी यूजफुल था तुम्हारा। यानी अंग्रेजों का कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट था। हालांकि भारतीयों के लिए भी प्रॉफिट था, भारतीयों के इसलिए नहीं कि भारतीयों के लिए प्रॉफिट नहीं था, भारतीयों के लिए भी प्रॉफिट था, अंग्रेजों के लिए ज्यादा प्रॉफिट था। अभी तक रेल के आने से तो अभी तक नगर उद्योग मारा गया था भारतीयों के लिए, लेकिन रेल आने से तुम्हारा इंग्लैंड के सामान गांव गांव तक जब पहुंचने लगा तो ग्रामीण लोग जो उद्योग करते थे वो भी अब लॉस में जाने लगे। अब पक्का है कि रेल आने से ग्रामीण उद्योग व्यवस्था कमजोर होने लगी, तो ये लोग कहां पे तुम्हारा लेगा, 1857 की क्रांति में। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों पर भारी भरकम लगान लगाया जाता था कि भाई साहब किसानों पे लगान लगाया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त पढ़े होंगे, मालवाड़ी बंदोबस्त पढ़े होंगे, पढ़ाएंगे भी हम लोग, सीरीज में देखते रहेंगे। भाई साहब तुम डजंट मैटर कि तुम्हारा एग्रीकल्चर हो रहा है कि नहीं, तुम कितना पैदावार कर रहे हो, अकाल आई, क्या हुआ, बाढ़ आया, सुखाड़ आया, डजंट मैटर तुम्हारा। लेकिन अंग्रेजों को पैसा चाहिए था। एनी हो तुम जमीन बेच के दे दो, जैसे दो। आज देखे होंगे गांव सब में पैसा लगाने वाले एक दो परिवार मिल जाते हैं। ये वर्ग की उत्पत्ति भी उसी समय हुई थी तुम्हारा, जिसको तुम्हारा महाजन वर्ग कहते हैं। ये लोग आए थे शहर से गांव में बसने के लिए कि तुम इंटरेस्ट पे पैसा लगाएंगे। अब तुम ये सोचो कि मेरा 1 कट्ठा जमीन है और हमको अंग्रेजों को टैक्स देना है, लेकिन उस साल मान लो कि सुखाड़ आ गया, उस समय बाढ़ आ गया, मेरा कृषि हो नहीं मेरा पाया, मेरा फसल हो नहीं पाया, और उतना भी मेरे पास नहीं है कि हम भाई साहब अपना परिवार को भी चलाए और उसको पैसा भी दे पाए। तो उस केस में होती क्या थी, उस केस में हम उस महाजन के पास जाते थे, क्योंकि अंग्रेज तो छोड़ेगा नहीं, अंग्रेज तो पैसा लेगा ही लेगा। अंग्रेज यदि अंग्रेज को पैसा नहीं देंगे तो अंग्रेज मेरा जमीन छीन लेता था। अब उस केस में हम महाजन के पास गए, हम कुछ पैसा दे दो भाई, हम तुमको बाद में दे देंगे, हमको देना है उसको पैसा। अब वही पैसा बार बार कर्ज के रूप में बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था, बढ़ते जाता था। कर्ज के तले दबते 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 किसान लोग मरने लगे। किसान को तुम्हारा सोच नहीं पाओगे, उस समय किसान की बहु बेटियों से गलत गलत काम करवा लिया जाता था इसी के चक्कर में तुम्हारा। तो पक्का है कि किसानों को भी गुस्सा था, और ये सब सारे गुस्से कहां निकले, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में। ये आप लोग को आई थिंक हम लोग को लगता है समझ आ रहा होगा। सैन्य कारण देख लो दोस्त, सैन्य कारण एक दीर्घकालिक कारण भी था और एक तत्कालीन कारण भी था। ये हम लोग अभी दीर्घकालीन कारण को देखते हैं कि क्या था दीर्घकालीन कारण। भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी में रखना, मतलब तुम कह सकते हो कि अंग्रेजी सेना में 87% सेना भारतीय थे। अंग्रेज यदि भारत पे राज किया, उसका सबसे बड़ा उसको हेल्प करने वाला भारतीय लोग ही थे। इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिटी में ही पावर होता है, एकता में ही पावर होता है। जब भी कभी लगे कि दो को लड़ाने में एक व्यक्ति का काम हो रहा है, उस व्यक्ति को साइड कर दो, नहीं तो तुमको छोड़ेगा नहीं, कच्चा चबा जाए। अंग्रेजों ने यही किया, तुम्हारा लड़ाई लगवाया एक दूसरे से तुम्हारा। और यूज करने के लिए भारतीय सिपाही को देखो, 87%, 87% भारतीय सेना अंग्रेजों में थे तुम्हारा, और उसी का सहारा ले लेकर पूरा भारत को एक दिन वो गुलाम बना लिया। लेकिन भेदभाव जिस सेना से वो जीत रहा, उसी सेना पे भेदभाव भी करता था वो लोग। नहीं, कभी भी हायर क्लास में उसको नहीं देता, कभी भी सूबेदार सुपर पोस्ट ही नहीं देता था तुम्हारा। सारे के सारे अंग्रेज रखते थे अपने समय में। तो देखोगे तो भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन का भुगतान करना, कि सेम पोस्ट है, एक भारतीय है लेकिन एक अंग्रेज है। अंग्रेज को ज्यादा पैसा मिलता था, भारतीयों को कम पैसा मिलता था। भारतीय सेना को लगेगा ना, तुम ये सोचो कि हम कहीं पढ़ा रहे हैं, हमको भी उतना ही पैसा मिल रहा है, लेकिन मेरे बाद जो कोई और टीचर है वो पढ़ा रहा है, उसको कम मिल रहा है, उसको ज्यादा कम मिला तो उसको खराब लगेगा, ज्यादा मिलेगा तो हमको खराब लगेगा। भाई साहब सेम चीज हम भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहा है, उसको इतना ज्यादा पैसा, हमको इतना कम पैसा।
पक्का है कि हम इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। सेम बात वही हुई, भारतीय सिपाही ने भी विरोध किया, बोला कि है हो सेम पोस्ट पे वो भी है, सेम पोस्ट पे हम भी है, लेकिन तुम्हारा आदमी हो गया तो ज्यादा दे दिया, हम तुम्हारे नहीं है तो हमको कम दे दिया, जबकि जीता हम ही रहे हैं। पक्का है कि गुस्सा निकलेगा, और गुस्सा निकला 1857 की क्रांति में। और देखिएगा, भारतीय सिपाही को समुद्र पार भेजना उस समय धर्म के अगेंस्ट माना जाता था। कहा जाता है कि नहीं, समुद्र पार कर लिया तुम, धर्म भ्रष्ट कर लिए। और उस केस में भारतीय सिपाही को भेजा जाता था लड़ने के लिए तुम्हारा। वो लोग को भी दुख होता था कि भाई साहब नहीं, ये सब चीज नहीं है। उस समय क्या बोले, धर्म सबसे ज्यादा हावी, धर्म के अगेंस्ट कोई कुछ कर नहीं सकता है तुम्हारा। अब ये सब गुस्सा निकला, और ये सब गुस्सा कहां निकला, 1857 की क्रांति में। अभी तो ये दीर्घकालीन कारण था। अब बताएंगे कि वो चिंगारी जो घी में आग, यानी आग में घी देने वाला काम किया था, और वो तत्कालीन कारण था एक एनफील्ड गन, जो तत्कालीन, जो तुरंत का कारण बना, जो इतने गुस्सा तो फूट ही रही थी अंग्रेजों के प्रति, लेकिन छोटा सा, कहते हैं ना कि कभी कभी आग में थोड़ा सा फूंक मार दो तो आग पूरा दहक जाए, तो वैसा कारण बना था तुम्हारा ये वाला कारण। और ये कारण क्या था, एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी को मिलाना। बैरकपुर एक जगह है, बैरकपुर बोले तो कलकत्ता, बंगाल। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं, 1857 की क्रांति की शुरुआत ही वही उसी व्यक्ति ने, उन्होंने ही किया था, और वो कोई और नहीं, मंगल पांडे। एनफील्ड गन आती थी, उसमें जो कारतूस डाला जाता था उसको दांत से हटा करके डाला जाता था। कहा जाता है कि हल्ला फरवरी के ही महीने से स्टार्ट हो गई थी, फरवरी 1857 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ये हल्ला और बढ़ते गया, मार्च तक जाते जाते और हल्ला बढ़ते गया। हुआ ये कि लगा कि सभी को पता चला कि 34वां बटालियन हुआ करते थे, बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि ये जो था तुम्हारा मंगल पांडे किस बटालियन से था, तो 34वां बटालियन से था। उस बटालियन में एक ब्राह्मण थे, ये मंगल पांडे। इनको पता चला कि कारतूस में गाय और सुअर के लिए, तो गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया। अब गाय हिंदुओं के लिए, सुअर मुस्लिमों के लिए, और दो ही धर्म के ज्यादातर लोग सेना में रहते थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको नहीं चलाना है, हम आपके इस गन को यूज नहीं करेंगे। बोला हम इस गन को यूज नहीं करेंगे, तो भाई साहब अंग्रेजों को लगा कि आज एक मंगल पांडे खड़ा हुआ है, हो सकता है कल ऐसा 100 मंगल पांडे खड़ा हो जाए, इसको दबाना बहुत जरूरी है। और दबाने का काम भी किया तुम्हारा। अब दबाने का काम क्या हुआ, तो कहा जाता है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है, और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा मिल जाती है। ये मंगल पांडे से शुरुआत हुआ, और ये कहानी बैरकपुर से स्टार्ट होती है, ये कलकत्ता के बैरकपुर से स्टार्ट होती है, मंगल पांडे से ये स्टार्ट होता है। लेकिन भाई भारत है, भारत में कोई बात तुरंत फैल जाता है, इतना जल्दी फैलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ के लोग पेट में बात पचता ही नहीं, यहाँ के लोग तुरंत बोले आज ही कारत, आज भाग गए, तो ऐसा होता है तुम्हारा। तो भाई साहब यहाँ ये बात हुआ, तो यहां से पूरे भारत को, खास करके नॉर्थ इंडिया फैलना स्टार्ट हुआ। मार्च अप्रैल तक जाते जाते ये किस्सा अब यूपी तक जाने लगी, यूपी के मेरठ तक जाने लगी, तुम्हारा पूरा यूपी में फैलने लगा। और मेरठ में जो, या अवध कह सकते हो, यूपी वाला इलाका, उसमें अधिकतर सिपाही दो ही, हिंदुओं में दो ही ज्यादा था, 3 ज्यादा था, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूतों का। और कहा जाता है कि ये लोग बड़ा धार्मिक कट्टर व्यक्ति, ये लोग, इन लोगों को जब पता चला तो बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में काम करने लगे, नहीं हम लोग नहीं चलाएंगे। इवन एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ कि पूरा मार्केट में ये फैल गया था कि मार्केट में जो चावल और आटा मिल रही है उसमें भी गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया है। एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा, देख पढ़ने को मिलेगा तुम्हारे। तो इन लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया, लोग मार्केट से सामान खरीदना बंद कर दिए कि नहीं, इससे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा हमारा, हम ये कर ही नहीं सकते। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे इसको दबाना स्टार्ट किया। मई तक जाते जाते पूरा जो है मेरठ में ये बात फैल चुकी थी, और भी बहुत जगह यूपी में फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने बहुत सारे भारतीय सिपाहियों को इसके विरोध में बंद कर लेता है। तो देखो भारत है, यहां पे यदि महिला तुमको कुछ बोल देना तो दिल पे बड़ा लगता है। यदि रूममेट कह दे या कोई मेल वर्क कह दे, पढ़ता का नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़न कल पढ़ेंगे, लेकिन बोल दी पढ़ ले, न तो बाद में हम चल जाए दोसर साथ, तब लेते रहिए। तो भाई साहब उस केस में लग जाता है, नहीं पढ़ना है, वो बोल दिए न तो चल जाएगी, मामा बन जाएगा तब। तो भाई साहब ऐसा हो सकता है। तो कहा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कुछ भारतीय सिपाही जो है तुम्हारा जा रहे थे रास्ते से, तो कुछ महिला मिलती है, और महिला कहती है शर्म नहीं आ रहा है कि तुम्हारा भाई लोग को पकड़ के रखा है, और तुम जो है तुम ये सब काम हंस रहे हो, उसका नौकरी कर रहे हो तुम्हारा।
इन लोग को दिल में क्या लगता है, और कहा जाता है कि 10 मई से तांडव स्टार्ट होती है, और स्टार्ट हुआ तुम्हारा मेरठ से, यानी मेरठ यहां से निकलता है तुम्हारा 10 मई यहां मेरठ में, और मेरठ से तुम्हारा जो भारतीय सिपाही थे वो हल्ला बोलना स्टार्ट करता है। 11 मई तक जाते जाते दिल्ली पहुंच जाता है ये लोग। मेरठ और दिल्ली का दूरी जो है बहुत कम है, मेरठ से दिल्ली का दूरी बहुत कम है तुम्हारा। दिल्ली पहुंचता है उस समय बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक, अंतिम शासक था, मुगल सत्ता का अंतिम शासक था। बहादुर शाह जफर भी कहते हैं उसको, जफर इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत बड़े शायर थे तुम्हारा। बहादुर शाह जफर नहीं चाहते थे कि हम लड़े, भाई जब 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति कहां से लड़ेगा वो चीज, लेकिन कहता है ना कि यदि पार्टनर अच्छा मिल जाए तो इंसान, कहावत सही है कि यदि पार्टनर अच्छा मिल जाए, एक औरत यदि अच्छी हुई तो तुम खराब भी रहे तो तुमको ऊपर उठा देगी, लेकिन एक औरत यदि खराब निकल जाए तो तुम कितनों भी ऊपर हो तुमको नीचे गिरा देगी। ये बात सत्य हुआ। और बहादुर शाह जफर की जो पत्नी थी, बहुत ही महान पत्नी, उन्होंने कहा कि ऐसा जीवन लेके क्या करोगे, तुम लड़ने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो, तुम लड़ो। वैसे भी तुमको कह दिया है लॉर्ड कैनिंग कि भाई साहब तुम्हारे मरने के बाद जो है तुमको लाल किला छोड़ना पड़ेगा। डलहौजी ने कह दिया था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटों को राजा नहीं मानेंगे, हम लोग सम्राट नहीं मानेंगे। ऐसा जीवन लेकर के भी क्या करोगे, लड़ो, इससे बेटर जीत गए तो तुम्हारा बेटा क्या तुम्हारा पोता भी बनेगा राजा, लाल किला भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। मजबूरन में तुम्हारा बहादुर शाह जफर को यह कदम उठाना पड़ा, और यहाँ के सेना ने बोला कि आपको कुछ करना नहीं है, हम नहीं कहते कि आप लड़ने के लिए जाएं, आप हम लोग को नेतृत्व करिए, आप हम लोग का लीडर बनिए, एक लीडर होना चाहिए, एक लीडर बनिए, आप हम लोग को एक रास्ता दिखाइए कि कैसे कैसे लड़ा जाए। बाद में तुम्हारा बहादुर शाह जफर इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाता है, और वहां से शुरुआत होती है एक महान क्रांति की, और वो क्रांति हुई 1857 की क्रांति, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र से कौन था वो भी हम लोग दिखा लेते, क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझिएगा। बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ग्वालियर से भाई साहब तातिया टोपे, बरेली से खान बहादुर खां, आरा से कुंवर सिंह। अंग्रेजों ने जहां पे दबाया था इस विद्रोह को, उसका भी नाम ध्यान में रखिएगा, उससे भी पूछता है। बैरकपुर में वेनेट हर्सी नाम का व्यक्ति था जिसने दबाया था। दिल्ली में निकोलसन तुम्हारा, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, झांसी में ह्यू रोज, ग्वालियर में भी ह्यू रोज थे तुम्हारा, बरेली में कार्लिन कैंपबेल थे तुम्हारा, आरा में विलियम टेलर यानी कुंवर सिंह जहां से थे वहां से विलियम टेलर। इलाहाबाद में देखिएगा तो इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली खान साहब थे भारतीय तरफ से। बनारस में भी लियाकत अली ही तुम्हारा कर रहे थे। कानपुर में नाना साहब, जो इलाहाबाद में जो अंग्रेजों ने दबाया था वो कर्नल ऑनसेल था। बनारस में भाई साहब वही थे, ऑनसेल थे, और कानपुर में तुम्हारा कॉलिन कैंपबेल ही थे तुम्हारा। तो इस तरह से ये आंदोलन के लीडर थे, और जहां जहां अंग्रेजों ने दबाया, जिस व्यक्ति का नाम था अंग्रेजों का, उसको भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब थोड़ा सा सोचो कि इतनी बड़ी जो क्रांति थी वो क्रांति असफल क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, उसमें पीछे क्या कारण था कि सक्सेस क्यों नहीं हो पाए, वाई? इसके बहुत सारे कारण थे, एक एक कारण को हम लोग देखते हैं। पहला, सीमित प्रभाव। बहुत सारे ऐसे रियासत थे, बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जो अंग्रेजों का साथ दिए, जो भारतीयों का साथ नहीं दिया। हो सकता है कि लोग साथ देता तो हो सकता है कि हम लोग 1857 में ही आजाद हो जाते। जैसे बड़ी रियासत में हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर। मैसूर ध्यान में रखिएगा टीपू सुल्तान के बाद, टीपू सुल्तान रहता तो तुमको लगता है कि पहले आगे मैसूर रहता, लेकिन टीपू सुल्तान के बाद है मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपुताना के लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए। उन लोग को जहां तुम ही सोचो कि हमको जिससे प्रॉफिट हो रहा है, पता है कि हम उसको क्यों भगाएंगे, हम उससे क्यों लड़ेंगे। सिंपल सी बात, ये लोग भी वही किया, सब अपना अपना प्रॉफिट देखा तुम्हारा। इसका प्रभावी नेतृत्व नहीं संभाल पाए, कोई मेन लीडर नहीं बन पाए। जो बोलोगे सब अपने अपने लीड करने लगा बाद में। अब तो ये सोचो कि एक बढ़िया क्रांति को यदि एक लीडर कोई चलाता है तो एक बढ़िया से चलता है। सब अपने अपने लीड जब करने लगे तो तुम्हारा क्रांति नहीं होता है। अब जरूरी नहीं है कि हम, मेरा मन तुम्हारा मन से मिले ही मिले। तो भाई साहब, तुम्हारा सोचना और मेरा सोचना दोनों में अंतर हो सकता है, लेकिन तुम भी अपना सोच के करो, हम भी अपना सोच के करें, काम वही कर रहे तो पक्का काम अच्छा नहीं होगा। एक आदमी जब लीडर रहता है, उसके हिसाब से सारा काम चले तो वो बढ़िया चीज होता है। तो प्रभावी नेतृत्व नहीं हो पाया। सीमित संसाधन, हम लोग भाई साहब संसाधन थी नहीं। हथियार के नाम पे क्या था, लाठी था, तलवार था। वो लोग भाई साहब, तुम ही सोचो कि हमको किसी से लड़ाई हुआ और वो आ रहा है हमको मारने के लिए, वो 500 आदमी लेकर के मारने के लिए आ रहा है, लेकिन 500 के हाथ में लाठी है, हम 5-6 आदमी है, 47 लेके खड़ा है, आ भेज देंगे 1 किलोमीटर उधर, लाठी से मारने के लिए, तुमको मारने के लिए हम मेरे पास आना पड़ेगा, लेकिन हमको जाना नहीं पड़ेगा, पहले ही भेज देंगे तुमको। राम नाम सत्य है।
तो भाई साहब सीमित संसाधन भी हम लोग को जिता नहीं पाया, ये भी मेन कारण था तुम्हारा असफलता का। अब जब तुम आगे देखोगे तो भाई साहब इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम निकला 1858 का अधिनियम, इसका परिणाम निकला ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति, इसका परिणाम निकला ब्रिटिश ताज का शासन। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट तो वैसे भी चाहती थी कि कंपनी की शासन समाप्त कर दिया जाए, और 1857 के एक्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 का एक्ट बनाया और उसमें साफ साफ कहा कि ये जो क्रांति हुई है इसका सबसे बड़ा मेन कारण है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समाप्त कर दो। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश के ताज का शासन आ गया, महारानी विक्टोरिया खुद संभालने लगी। प्रशासनिक भी परिवर्तन हुआ। प्रशासनिक परिवर्तन में विक्टोरिया ने साफ साफ कह दी कि अब जो भारत की नीति थी वो कोई नीति नहीं चलेगी, भारतीयों के धर्म में अंग्रेज कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज को भी पता चल गया था कि धर्म में इंटरफियर किए तो बड़ी मार मारेगा। और उसका तो ट्रेलर था तुम्हारा 1857 की क्रांति। धीरे धीरे तो हम लोग आजादी की ओर बढ़ते ही जाते हैं। तो बोल दिया भारत की नीति नहीं होगी, भारतीय सिपाही को कम कर दिया गया। जो 87% अभी बताएं कि 87% भारतीय सिपाही थे, बोला नहीं, भारतीय सिपाही अब एक बार जब शेर के मुंह में एक बार खून लग जाता है तो दोबारा भी चाहता है कि किसी का शिकार कर ले। भारतीय सिपाही एक शेर है और उन लोग के मुंह में एक बार खून लग चुका है गोरका गोरका का, तो भाई साहब हो सकता है कि दोबारा भी नोचने का कोशिश करेगा। इससे बेटर है कि भारतीय सिपाही को ही कम कर दो, अंग्रेजी सिपाहियों की जो है संख्या बढ़ा दो। ठीक है, तो ये किया गया, सैन्य का पुनर्गठन हुआ तुम्हारा। ये सब तुम्हारा हुआ क्या, तो ये सब परिणाम निकला। अब विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न स्टेटमेंट दिए गए थे, ये भी आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान में रखिएगा। एक ने बोला सैनिक विद्रोह था, और वो किसने कहा, तो टेलर साहब ने कहा कि 1857 की क्रांति जो थी वो मात्र एक सैनिक विद्रोह थी और कुछ नहीं। एक ने कहा कि मुस्लिम षड्यंत्र था अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी उसने बताया कि ये क्रांति सिर्फ देन है, मुस्लिमों का देन है। और वो कौन थे, तो आउटरम साहब थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो क्रांति है मुस्लिम का एक षड्यंत्र था अंग्रेजों के प्रति। क्लियर। एक टी.आर. होम्स थे, उन्होंने कहा सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। अब देखो कितना खत्म इंसान, ये सभ्यता अंग्रेजों को बता रहा है और बर्बरता यानी खराब हम लोग को बता रहा है। ये लोग बोला कि भारत है क्या, भारत सांप सपेरों का देश है, वो भारत जो भूत प्रेतों का पूजा करता है वो भारत क्या हम लोग को सभ्यता सिखाएगा। लेकिन हम लोग बर्बर है, हम लोग उसको सभ्य बना रहे हैं। भारतीयों ने कहा कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारी सभ्यता भाई साहब, हम बहुत सभ्य है। हम यदि भाई साहब सांप सपेरों का ही देश है तो हम सांप सपेरों का ही देश रहेंगे। तुम लोग यदि हम सांप सपेरों का देश होते तो तुम आते हमको लूटने के लिए, तुम हमारे यहाँ से पैसा लेके जाते। तुम लोग बर्बर हो, हम लोग सभ्य हैं। लेकिन इसका कहना था सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई थी। एक ने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, और डिजराइली ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, नेशनल मूवमेंट था तुम्हारा। एक ने बोला कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इनको क्वेश्चन बहुत बार आया है कि किसने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो वो तुम्हारा बी.डी. सावरकर ने कहा था। और दोस्त एक बात ध्यान में रखना, एक व्यक्ति है जो आज भी हम लोग किताब पढ़ते हैं, जन विद्रोह। इन्होंने कहा ये जो क्रांति थी वो एक जन विद्रोह था, लोगों का विद्रोह था। और ये किसने कहा, तो बिपिन चंद्रा ने कहा। एक व्यक्ति ने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह था किंतु विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न था। ये बातों को समझना, ये तुम्हारा इरफान हबीब, इनका कहने का मतलब था कि राष्ट्रीय विद्रोह था हम मानते हैं, लेकिन सभी का एक नहीं था। कौन, यदि कोई बोल दे कि भारत को आजाद करने के लिए विद्रोह किए, वो गलत बोल रहा है। सबका अपना अपना एक तुम्हारा सोच था। तुम्हारा देसी रियासत के लोग इसलिए लड़े क्योंकि उसके राज्य छीन लिया गया, उद्योगपति इसलिए लड़े क्योंकि उसके उद्योगों में तुम्हारा लॉस होने लगी, किसान इसलिए लड़े क्योंकि उससे लगान वसूला जा रहा था। तो सबका अपना अपना एक विभिन्न सोच था, विभिन्न मत था, लेकिन था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह। इन्होंने, एक व्यक्ति ने कहा ना तो राष्ट्रीय विद्रोह था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम। और किसने कहा, तो आर.सी. दत्त यानी रमेश चंद्र दत्त ने। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विद्रोह रहा था तो पूरे भारत में होता, साउथ इंडिया के लोग रहे ही नहीं तुम्हारा भाई साहब, वेस्ट इंडिया के लोग रहे ही नहीं तुम्हारा, ईस्ट इंडिया के बहुत सारे लोग रहे ही नहीं कर तुम्हारा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नेशनल मूवमेंट था। तो ना ही ये राष्ट्रीय विद्रोह था और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। जिसका अपना अपना चीज को लेने का मन था, उस वैसे लोगों ने इसमें लड़ाई की। यही था 1857 की क्रांति। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। इससे आप मेंस का भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त, जय बिहार। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब रेगुलर क्लास रहेगी, ये भी मैं प्रॉमिस करता हूं। थैंक यू।